नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने करियर में बहुत सारे ऐसे काम, ऐसे कार्य, ऐसे निर्देशन या लेखन की बात करूं, ऐसे काम किए हैं जो आपके दिलों में, आपके जहन में आज भी बसे हुए हैं। और हाल ही में उनकी जो फिल्म आई है पृथ्वीराज, सम्राट पृथ्वीराज, उस पर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। और हमसे बात करने के लिए इस वक्त जो फिल्म के निर्देशक और लेखक हैं डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत सारी बातें करने के लिए और बहुत सारी बातें समय के रहते हो भी नहीं पाती। पहला सवाल मैं आपसे यही करूंगा कि फिल्म जिस तरह से आप बनाना चाहते थे, क्या उस तरह से बन के आ पाई? क्योंकि इस इंडस्ट्री में आने के बाद बहुत सारे कहते हैं कि बहुत सारी रीतियां होती हैं जो फिल्मों में होती हैं और अलग प्रेशर होते हैं। क्या अब जब आप फिल्म देखते तो आपको लगता है कि मैं जैसा करना चाहता था वैसा कर पाया? ये मैं बड़े स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा कि श्री आदित्य चोपड़ा जैसे निर्माता ही इस प्रकार की फिल्म बना सकते हैं। ये ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ कि आप जानते हैं 2004 से मैं ये स्क्रिप्ट लेकर कई लोगों के पास गया था पर फिल्म नहीं बनी। सच्चाई है कि जब एक समर्थ निर्माता और एक समर्थ अभिनेता साथ में आते हैं तो इस तरह की फिल्म बनती है। और हाँ, फिल्म हमने 2018-19 में शुरू की थी। इसके बाद में कोविड आ गया और पेंडेमिक ने बहुत सारी दिशाएं पूरे विश्व की बदल दी हैं। तो हम लोग भी उससे अछूते नहीं रहे। परंतु मैं ये कहूँगा कि हाँ, जैसे मैं चाहता था, जो भव्यता मैं चाहता था, हम उसके बहुत करीब हैं। आपने काफ़ी पढ़ा है, स्क्रिप्ट्स लिखी हैं, उस पर कोई सवाल नहीं। सवाल एक चीज़ पे है कि लोग बहुत सारे सवाल ये उठा रहे हैं फिल्म को लेके, जिनमें से अगर गिनने लगूँ तो एक पूरी फहरिस्त है। लेकिन सबसे पहला सवाल कि कास्टिंग ठीक नहीं थी। किसी फिल्म में किसी एक अभिनेता की कास्टिंग को लेकर इतनी चर्चा कभी पहले हुई है? मुझे नहीं याद पड़ता। फिल्में चली हैं, फिल्में नहीं चली हैं, फिल्में डिसास्टर्स रही हैं, लेकिन किसी एक्टर पर इतना आरोप जिस दिन हमने लिया श्री अक्षय कुमार को, सबको उनकी आयु पता थी। और क्या अक्षय कुमार एकमात्र हिंदी फिल्मों का ऐसा अभिनेता है जो 50 पार कर चुका है या 55 के पास है? मैं जहाँ तक समझता हूँ हिंदी फिल्म के अधिकतर प्रमुख अभिनेता 55 पार कर चुके हैं। ये शोर उन पर न हो, मैं ये प्रार्थना करता हूँ। पर उस संदर्भ में देखा जाए तो निर्माता ने या निर्देशक ने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया। परंपरा से आप हिंदी फिल्मों के इतिहास को देखें तो ये हमारे यहाँ बहुत सामान्य बात रही है कि अधिकतर अभिनेता, उनकी आयु अभिनेत्रियों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे जो सवाल है वो आयु को लेके नहीं है। यहाँ पे सवाल, जब कास्टिंग की बात हो रही है तो सवाल ये है कि कोई ऐसा अभिनेता जो उस कैरेक्टर में ढल पाता। जैसे मूंछों को लेके बात हो रही है कि मूंछें असली उगा सकते थे, या अपने जो कैरेक्टर है उसमें थोड़ा बदलाव, उसमें उतरने की कोशिश कर सकते थे। ये आपने जो कहा, मैं इसमें आधा सच मानता हूँ। इसलिए मूंछ लगाना और नकली मूंछें लगाना, यानी मूंछ बनवा के लगाना, ये भी कोई हिंदी फिल्म के इतिहास में पहली बार नहीं हो रहा है। हर दिन आप दर्जनों पौराणिक धारावाहिक देखते हैं, ऐतिहासिक धारावाहिक देखते हैं जिसमें लोगों की दाढ़ियाँ, मूंछें नकली हैं। कुछ लोगों के चेहरे पर वो बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों के चेहरे पर वो अच्छी नहीं लगती है। हो सकता है ये एक उसका कारण हो। बहुत अच्छा होता कि वो उगाते, लेकिन चूंकि अपने उनके दूसरे कमिटमेंट भी थे, इस वजह से उनके लिए मूंछ उगाना एक फिल्म के लिए जो लंबे 2 साल चलने वाली है, उसके बाद कोविड भी आ गया था, आप जानते, तो वो संभव नहीं था। आपको क्या लगता है कि जो नेगेटिविटी है इसके पीछे वजह सोशल मीडिया पे, अखबारों में अलग अलग हैं, लोगों के अलग अलग हैं। जैसे कोई कहते हैं कि पब्लिसिटी नेगेटिव चली गई क्योंकि आपने एक विशेष धर्म को ध्यान में रख के फिल्म का प्रचार किया। फिल्म अरब के देशों में, 3 देशों में फिल्म बैन हो गई। तो आपको लगता है कहीं पब्लिसिटी में चूक हो गई या ज़्यादा आप एक तरफ झुकाव हो गया? जैसा कि आप जानते हैं कि पब्लिसिटी ट्रेडिशनली, परंपरागत रूप से निर्देशक कम तय करते हैं, लेकिन मैं अपने उत्तरदायित्व से पीछे नहीं हटूंगा। मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि जब हम कभी काव्य पर काम करते हैं
तो हमें बहुत पहले ये संवाद लोगों से स्थापित करना चाहिए था, क्योंकि मैं ये जानता था कि इतिहास में बहुत मतभेद हैं। हमें अपने दर्शकों को शिक्षित नहीं, उन्हें इन्फॉर्म करना है। उनको ये सुविधा होनी चाहिए कि वो इतिहास को और कल्पना को, काव्य और इतिहास को अलग दृष्टि से देख पाए। शायद मैं मानता हूँ कि ये जो अवसर हमारे पास था उसका हमने इस्तेमाल नहीं किया। पेंडेमिक का हम उसके लिए इस्तेमाल, इसमें ऐसी कई उल्लेखनीय बातें हैं जो लोगों के ध्यान में नहीं आई। कई लोग इस पर कई तरह के प्रश्न उठा रहे हैं कि भाई हिंदी, उर्दू, कौन सी भाषा। मैंने कहा हमारा समाज कितना सर्व समावेशी है, उसका मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ कि हिंदू देवियों के जहाँ आप चित्र देखते हैं उसमें कई चित्रकारों ने हिंदू देवियों के नाक में नथनी पहनाई है, जो नथनी भारतीय मूल की नहीं है। कैसे पता करेंगे? आप भगवान वाल्मीकि, मैं कहता हूँ आदि कवि वाल्मीकि की रामायण पढ़िए। उन्होंने माँ सीता का वर्णन सर से लेकर नख तक किया है। उनके एक एक आभूषण का उन्होंने सुंदर वर्णन किया है। कहीं उसमें नेजल ऑर्नामेंट नहीं है, वो भूले नहीं है। मेरा ये मानना है कि जब आप इस तरह की फिल्म को ले आते हैं तो उसको सामाजिक संदर्भ में देखने की ज़रूरत है। कैसे? एक प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों हो गया कि आज़ादी के बाद के इतिहास में जो इतिहास भारत के बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए था उसमें असंतुलन है। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, उसमें एक असंतुलन है। प्राचीन भारत के इतिहास को, मध्ययुगीन इतिहास को, या जिसको मैं भारत का या हिंदू गौरव कह सकता हूँ। और जब मैं हिंदू गौरव कहता हूँ तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जिसको हम मुस्लिम संस्कृति या सभ्यता कहते हैं वो भी इसका हिस्सा है, वो भी भारत का हिस्सा है। उसमें आपको कई बार दिखता है, जब मैं अकबर द ग्रेट पढ़ता हूँ, अकबर द ग्रेट कहने वाले विंसेंट स्मिथ हैं, तो एक सहज मन में प्रश्न उठता है कि राणा कौन है। उनके संघर्ष को, उनकी यातना को, उनकी पीड़ा को, क्या वो आज़ादी की लड़ाई थी या सिर्फ अपने राज्य को बचाने की लड़ाई थी? क्या वो अपने संस्कृति को बचाने की लड़ाई थी? वो किसके खिलाफ लड़ रहे थे? क्या उनको हम सम्मानजनक जगह दे पाए? मुझे लगता है कि एक प्रश्न अक्षय ने उठाया कि क्या हमारी इतिहास की पुस्तकों में बदलाव की ज़रूरत है। मैं ये ज़रूर कहूँगा, जो वो नहीं कहने का साहस कर पा रहे हैं या कोई टीवी एंकर नहीं कहने का साहस कर पा रहा है, मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मेरा आशय बड़ा शुद्ध है। उनके मन में विचार बहुत सुंदर होते हैं, उसकी अभिव्यक्ति उतनी ही खराब होती है। वो सोचते अच्छा हैं लेकिन शब्दों का चुनाव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनका उतना एक्सपोजर नहीं है। कई बार असावधानी हो जाती है। वो कहना ये चाहते थे, उनके कहने का मतलब ये नहीं है। उन्होंने एक जगह कहा, अरे डॉक्टर साहब एक लाइन पढ़ने के पहले 10,000 पुस्तकें पढ़ते। अतिशयोक्ति है ये अपनी, कोई आदमी पढ़, पर उनके कहने का तात्पर्य है कि एक लाइन के लिए भी वो कई बार जांचते हैं। ठीक वैसी ही बात उन्होंने कह दी कि पृथ्वीराज पर सिर्फ 4 लाइनें हैं, बाकी मुगल। उनका कहने का आशय ये था कि जो भारत के मानबिंदु और पृथ्वीराज सिर्फ हिंदुओं के गौरव के विषय नहीं है। मेरा ये मानना है कि पृथ्वीराज इस देश के हर मुस्लिम के भी गौरव का विषय है, क्योंकि ये इतिहास उनका भी है। दारा शिकोह मेरे लिए गौरव का विषय है, अब्दुल रहीम खान खाना मेरे लिए गौरव का विषय है, रस खान साहब मेरे लिए गौरव का विषय है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आपने इतिहास की बात की, मेरा मानना है, आप भी मुझे बोलेगा कि जिस हाथ में ताकत ज़्यादा होती है कलम उधर ही मुड़ती है। जिस भी शख्स ने जब भी इतिहास लिखा, जो लिख रहा है और जिस साइड से लिख रहा है, इतिहास उसी की गाथा गाएगा। ऐसे में इतिहास को सही करना और अपनी पुरानी पुस्तकें या पुराने इतिहास से निकालना, उसको ठीक करना कितना मुश्किल है। बहुत अच्छा सवाल किया प्रशांत। मैंने फिल्म के हुआ क्या है, लोगों ने मुझसे बात करने के पहले ही निर्णय कर लिया। अदालत में जाने के पहले ही हमारी जनता जनार्दन जो जज जूरी है उसने सारे फैसले लिख के रखे थे। कैसे, मैं उसका उदाहरण देता हूँ। क्या आपके सामने पूछते कि मैं जानता हूँ कि पृथ्वीराज रासो के कई संस्करण हैं, यानी कई पांडुलिपियाँ हैं, और पृथ्वीराज रासो की पांडुलिपियों में भी अंतर है। यहाँ 2 आपके सामने वर्जन है। जो राजस्थान का वर्जन है उसमें पृथ्वीराज की मृत्यु अंतिम तराई के युद्ध में, उसको आप द्वितीय कहिए, 7वां कहिए, 17वां कहिए, 21वां कहिए। मैं दर्शकों को बता दूं कि मौत को लेके भी जी, हाँ, ये है।
विवाद है, विवाद है। इसमें अंत हो गया उसका। तो यदि मैं राजस्थान की पांडुलिपि और राजस्थान के अनुवाद के हिसाब से जाऊं तो पृथ्वीराज ने गौरी को मारा ही नहीं है, बड़ा स्पष्ट है। अब मैं वाराणसी नागरी प्रचारिणी को जब देखता हूं तो वहाँ पृथ्वीराज पराजित होते हैं, बंदी बनते हैं, गजनी ले जाए जाते हैं, उनको अंधा किया जाता है, वो और अपना पराक्रम करते हैं। वहाँ गौरी की मृत्यु दिखाई है। इतिहास कहता है 1206 या 1205 तक वो जीवित हैं और उनकी हत्या हुई है जब वो नमाज या ऐसा कुछ पढ़ रहे थे। इतने मतभेद हैं, इन सब को लेकर तो फिल्म नहीं बन सकती, इन सारे मत। इसलिए आपको कोई एक मत लेना होगा। प्रशांत, मेरे कहने का अर्थ है हम एक काव्य पर काम कर रहे हैं, उस काव्य में कुछ इतिहास होगा, उस काव्य में कुछ कल्पना होगी। लेकिन फिर बतौर फिल्मकार जो एक आपका कहते हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी आप दिखाएं वो ठीक दिखाएं। और जब जो भी आप कह रहे हैं कि आपने पढ़ा है लिखा है, कोई सही कह ही नहीं सकता कि कौन सी चीज़ सही है, तो कहीं ना कहीं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप भटक नहीं जाते? आपने ये बात बहुत सुंदर कही। मुझे आप बताइए, इतिहास की सभी पुस्तकों में यह मत लिखा जाता है, एक मत ये है, एक मत वो है, एक मत ये है। मैं सभी मतों को आपके सामने रख रहा हूँ, उस कोई डिस्क्लेमर नहीं होता उसमें कि मैं किसी समूह को चोट पहुँचा रहा हूँ। क्या ऐसे फिल्म बन सकती है? फिल्म में आपको एक कहानी रखनी होगी, क्योंकि फिल्में अलग अलग मतों को लेकर बना सकते हैं। ऐसी जरूरी कि एक एंड ये है, एक एंड ये है, पर उसका रसभंग हो जाएगा। मेरे ख्याल में एक डिस्क्लेमर डाल देना चाहिए था आपको। ये शायद यदि सीबीएफसी ने हम लोग को कहा होता कि इस पे कई मतांतर हैं, अगर इस तरह का डिस्क्लेमर होता तो शायद लोगों के। पर मैं ये समझता हूँ कि देखिए, मज़े की बात है, इतिहासकार पर जब इस पर बात करेंगे तो वो कहेंगे, आपको मैं याद दिला दूँ कि जब इसके पहले की फिल्मों पर बात हुई तो कई इतिहासकारों ने कहा कि हम सिनेमा में इतिहास क्यों ढूंढ रहे हैं, वो मनोरंजन के लिए है, उसको उतनी ही तवज्जो दीजिए ना, उसको उतना ही महत्व दीजिए। अचानक 2022 में सबको लगने लगा, दोनों ही पक्षों को, कि इसमें हम इतिहास ढूंढ के रहेंगे। अफसोस है। तो आपको लगता है एक पॉलिटिकल मूवमेंट है लोगों के बीच? मैं अपने मन की बात कहता हूँ, क्योंकि जब घर जाते हैं तो आपकी पत्नी होती है, बेटी होती है। मेरी पत्नी चूँकि मेरे साथ ही काम करती है, उसने देखा मुझे कि मैं थका हुआ लग रहा हूँ। मैंने उसे कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं चुनाव में खड़ा हो गया हूँ। जिसको जो मन में आता है कह रहा है। भारत ने सबको स्वीकार किया है। मुझे लगता है उस मन से लोगों ने फिल्म देखी होती और ये पक्ष न लिए होते कि मैं गौरी के पक्ष में हूँ और मैं पृथ्वीराज। जैसे क्रिकेट का मैच थोड़ी चल रहा है, इसको आप देखते कि मनोरंजक फिल्म है, पराक्रम की कथा है। मैंने देखा है कि गौरी भी उस चुनौती को स्वीकार करता है। कई लोग जरूर कहते हैं अरे तुमको मिमियाते हुए दिखाना चाहिए था। नहीं भाई, वो भी योद्धा न होता तो कैसे युद्ध करता। तो राजनीतिक मुद्दा जी, बड़े दुर्भाग्य से एक फिल्म राजनीति का अखाड़ा हो गई और उसमें वो मुद्दे जिसको लेकर बेहतर बातें हो सकती थी, उन सब बातों से दूर जाके फिल्म का बहिष्कार। क्योंकि सबसे आसान जो है वो किसी भी चीज़ का बहिष्कार है। अपने मतभेदों के साथ जीना एक छत के नीचे, जो मैंने पिंजर में कहा था कि एक मुस्लिम है, एक हिंदू लड़की, कमाल फिल्म थी वो अपने मतभेदों को भूलकर भी एक छत के नीचे रह सकते हैं। आखिरी चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, 4 बांस 24 गज अंगुलश प्रमाण तौ पर सुल्तान मत चूके चौहान। मैं इस लाइन का पूरी फिल्म में इंतज़ार कर रहा था और एंड में वो मुझे सिर्फ एक लाइन मत चूके चौहान सुनाई देती है। 4 बांस 24 गज जो पूछा गया है वो एक्चुअली उन्होंने मेजरमेंट बताया था कि इतना ऊपर बैठे हैं, आपने उनको नीचे घोड़े पे क्यों उतार दिया? मैं आपको एक सवाल करता हूँ, इस बांस शब्द का क्या वही अर्थ है जो मैं समझ रहा हूँ ये बांस है? अगर ये बांस है, अगर हम मान लेते हैं, एक बार इस बात पे सहमत हो जाए कि एक बांस है, तो आप मुझे बताइए 2 बांसों की लंबाई सेम होगी, ये कैसे? राइट। 4 बांस, वो 4 बांसों की 24 गज तो समझ में आता है। अंगुलष्ट प्रमाण, किसके अंगुलष्ट प्रमाण? मेरे और आपके अंगुली में फर्क है। और इसमें आपको लंबाई बता दी, ऊंचाई कहाँ बताई गई है? ऊंचाई भी हो सकती है। हाँ, ये मैंने अभी भी इसमें बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं। मेरे कहने का मतलब ये है
कि ये एक कवि की कल्पना है जिसको लोगों ने पकड़ लिया, लेकिन चंद ने जो लिखा है कि एक बान चौहान राम ने, वो वाराणसी के संस्करण में है। दूसरा, आपने कहा कि वो ऊपर बैठा था, आपने उसको नीचे क्यों लाया? आप जानते हैं कि एक कथा जब ट्रेवल करती है तो किस तरह से वो ज़्यादा ड्रामेटिक हो, एक व्यक्ति स्थिर हो और एक व्यक्ति मूवमेंट में। तो चुनौती किस में? जब वो मूवमेंट में है, आपको अनुमान लगाना पड़ेगा। तो क्या ये किसी फिल्मकार ने, किसी साहित्यकार ने ये पहली बार किया? नहीं। मेरे ख्याल में आपसे उम्मीद नहीं करते लोग। नहीं, मुझे इसलिए लगा प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपसे उम्मीद नहीं करते, क्योंकि हमें हमेशा ये रहा है कि भाई हिस्ट्री आप बिगाड़ रहे हैं फिल्म में दिखा के। इसलिए मैं आ रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात यह कि जो सच है ही नहीं, जो चार बास वाली कथा उस समय कही नहीं, रासो ही नहीं कह रहा है, तो मैं कहाँ से ले आऊँ? मेरी चुनौती समझिए। इसलिए एक ऐसा वातावरण हम लोगों ने क्रिएट किया। तो मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी पितामह भीष्म को पुकारती है कि क्या जो मेरे साथ हो रहा है वो धर्म है? मेरा लोग चीरहरण कर रहे हैं। इस समय हम लोगों का चीरहरण हो रहा है। जब पितामह को उन्होंने पुकारा तो पितामह ने जो उत्तर दिया वो आपने मुझे सवाल किया। पितामह कहते हैं कि द्रौपदी, धर्म हमेशा ताकतवर व्यक्ति तय करता है। इस समय कर्ण और दुर्योधन ताकतवर हैं। उन्होंने कर्ण का नाम पहले लिया है। इस समय कर्ण और दुर्योधन ताकतवर हैं, इसलिए वो जो कहते हैं वही धर्म है। तो ताकतवर लोग जो हैं वो चीरहरण का समर्थन कर रहे हैं। तो ये इस फिल्म की शायद नियति है। मैंने आदित्य से कहा कि सर, हम लोग कितने आशावान थे कि हम इतिहास में एक नई शुरुआत करेंगे, अब हम कहाँ आके खड़े हो गए। तो उन्होंने मुझे इतना कहा कि डॉक्टर साहब, मैं किसी से आपका अप्रूवल नहीं ले रहा हूँ, मुझे जो फिल्म चाहिए थी आपने दी है, मुझे आप पे गर्व है, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर उन्होंने कहा हर फिल्म अपनी एक कुंडली लेके पैदा होती है। बिल्कुल, हर फिल्म की एक किस्मत अपनी किस्मत होती है। हर फिल्म की, हर एक्टर की, हर एक निर्देशक, हर एक कहानी की अपनी। आपने कहानी बनाई, अब हमने दर्शकों को इसको दे दिया है। अब दर्शक इसको देखे, दुत्कारे, मारे, अब उस पर छोड़ दो। जो भी है, एक फिल्म मेकर के जीवन में, एक प्रोडक्शन निर्माता के जीवन में ऐसे कई दिन आते हैं। पर मैंने ही उनसे कहा कि मैं चाहता हूं कि जो बात मैं पहले नहीं कर पाया वो अभी करूं, ताकि कम से कम लोगों को पता चले कि ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ा नहीं गया या किसी विद्वेष की भावना से या किसी राजनीति से प्रेरित होकर हम लोगों ने ये फिल्म बनाई। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, और मेरी उम्मीद है कि ये बात जो हमारी हुई और लोग इसको देखें और समझें भी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।